Assalamu alaikum, everybody, with yet another session. We are here, and this time with a special guest. और ये जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ वेरी स्पेशल टू मी क्योंकि ये एजुकेशनल सेक्टर को बिलोंग करते हैं, एंड ही इज़ एन एजुकेशनल philanthropist providing support to schools, very small scale schools, working in difficult areas across Pakistan. और ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच्ड है एज अ डायरेक्टर. ही इज वर्किंग एज अ डायरेक्टर फॉर स्टारफिश पाकिस्तान. तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम अंसर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया. बड़ी नवाजिश आपकी। और आपके साथ इंटरेक्शन का जो एक वजह थी, सबसे इम्पोर्टेंट, वो ये कि आजकल बहुत एक मायूसी का दौर चल रहा है. लोग बहुत प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, उनके बिजनेसेस जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं पेंडेमिक से, और उनकी जॉब्स भी अफेक्ट हुई हैं. बहुत सारे लोग, मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं अक्रॉस द ग्लोब, उनकी जॉब्स जो हैं वो अफेक्ट हुई हैं. तो आपको बुलाने का एक मकसद ये था कि जो हमारी यूथ है उनको एक मैसेज दिया जाए, एक पैगाम दिया जाए कि मुश्किल हालात से कैसे निकलना है और मुश्किल हालात से कैसे लड़ना है. तो आपकी स्टोरी डेफिनेटली सबको इंस्पायर करेगी. और चूंकि मैं तो पर्सनली जानता हूँ आपकी स्टोरी, और मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा आइडिया होगा. और थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया, एंड आई होप बड़ी कि आप, नवाजिश। हाँ जी, कि आप अपनी स्टोरी जो है वो शेयर करेंगे. तो प्लीज आप बताइए कि वो कौन सी चीज थी जिसने आपको ये बताया कि मुश्किल हालात में भी आपने अपनी जिंदगी को बदलना है. वो कौन सा फैक्टर था जिसने कंट्रीब्यूट किया आपकी लाइफ के चेंज के अंदर? जी, जी। अब्दुल रहमान साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपनी स्टोरी बयान करूँगा और लोग शायद उससे इम्प्रेस होंगे. एंड आई होप के एंड बिलीव के जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आज शायद मेरी बात से कुछ हिम्मत हासिल करें. आपका सवाल, अ, आप अच्छी तरह जानते हैं, मेरी स्टोरी जानते हैं, लेकिन व्यूअर्स के लिए कि मैं तो जब अभी होश संभाली तो मैंने वालिद नहीं देखे. ठीक है, तो यानी कि वो एज जब आप ये समझते हैं कि आप होश संभाल रहे हैं और कोई आपकी फिक्र करने वाला है, आपका हाथ पकड़ कर आपको बाहर ले जाएगा, आपको समझाएगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, और वो वहां पर है ही नहीं है. तो आप देखें कि मेरे तो होश संभालते ही मैंने जब किसी को देखा नहीं है, तो मेरे लिए तो शुरू ही से मुश्किलात थी. हाँ, माँ को एक मर्द आहन की तरह जरूर देखा कि वो हस्बैंड ना होते हुए भी उसने हिम्मत नहीं हारी, और अपने बच्चों को जो उसका हस्बैंड पीछे उसके लिए छोड़ गया, उसने उनकी फिक्र करने के लिए जद्दोजहद की, और उसके लिए उसने मुझे यतीम खाने में डाल दिया, क्योंकि वो खुद अनपढ़ थी, गांव से आई थी, कराची में रहती थी, रोड पर झाड़ू लगाती थी, स्वीपर, क्रिश्चियन कम्युनिटी से हूँ, लोग ज्यादातर क्रिश्चियन कम्युनिटी को स्वीपर समझते हैं कि वो शायद हमारे धब्बा है या हमारे नाम टैग पर है कि क्रिश्चियन है तो स्वीपर ही होगा. लेकिन उसकी किस्मत में था, ये उसके लिए काम था, वो रोड पे झाड़ू लगाती थी, और लेकिन उसका ख्वाब ये था कि उसका बेटा पढ़े. और वो अक्सर मैं सुनता था, वो कहती थी कि मैं चाहती हूँ मेरा बेटा बड़ा आदमी बने. अब उसकी नजर में बड़ा आदमी क्या था? डेफिनेटली बड़ा घर हो, गाड़ियां हो, ये हो, वो हो, लेकिन उसके लिए यही था कि इस काम के लिए जरूरी है कि ये तालीम हासिल करे. और वो खुद कभी स्कूल नहीं गई, कभी स्कूल नहीं गई थी. आप ये अंदाजा करें कि कराची में उन्होंने तकरीबन 35 साल से ज्यादा अपना वक्त गुजारा. वफात भी कराची में हुई. इन 35 सालों में वो उर्दू नहीं बोल सकती, समझती थी. तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कूल नहीं गई, उर्दू नहीं बोल पाती थी, लेकिन उनको एक चीज का पता था कि मेरा बेटा, अगर इसको कामयाब होना है तो इसको तालीम हासिल करनी पड़ेगी. और उन्होंने मुझे एक यतीम खाना ढूंढा. साल्वेशन आर्मी एक इंटरनेशनल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सोशल वर्कर है, चर्च बेस्ड है. उनका हॉस्टल था कराची में, उन्होंने मुझे वहां डाल दिया. और जब मैं तालीम हासिल करने लगा, आहिस्ता आहिस्ता मैं 1 साल 2 साल के बाद बढ़ना शुरू हुआ, और बढ़ना शुरू हुआ, ख्वाब और ख्वाहिशात आनी शुरू हुई. तो महसूस होने लगा कि जो कुछ आप चाहते हैं वो सब आपको मिल नहीं रहा. माँ ने मैं अक्सर अपनी वालदा को कहा नहीं कभी, लेकिन जब वो कहती थी तो मैं सोचता था कि मैं कभी उन्हें कहूँ
कि वो जब मुझे कहती थी ना कि तुम्हारी कौन-सी ख्वाहिश है मैंने पूरी नहीं की, तो मैं दिल में सोचता था कि उन ख्वाहिशात का क्या जो मैंने आपसे कही नहीं, क्योंकि मुझे हुँ, जानता था कि वो प्रोवाइड नहीं कर सकती। हुँ, तो ये वो वक़्त था जब आप बढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, इर्द-गिर्द के लोगों को आप देखते हैं और आप ये अंदाज़ा कीजिए कि मैं पैंट कोट पहनना चाहता था। इट वाज़ काइंड ऑफ 88, 89। हुँ, हुँ। मैं फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर पैंट कोट 2001 में पहना, जब मेरी शादी हुई। उससे पहले मैं अच्छा। ले नहीं पाया। हुँ, तो आप इससे अंदाज़ा करें कि मुझे कब से ये चीज़ें पता चलनी शुरू हुई कि मेरे हुँ, लिए हुँ, मुश्किलात हैं। मुझे हुँ, आगे बढ़ना है, मुझे तालीम हासिल करनी है, मुझे जद्दोजहद करनी है और एक जो है इस माशरे में अगर मुझे अपना मकाम बनाना है तो मुझे तालीम हासिल करनी है, मेहनत करनी है। हुँ। तो लाइक ठीक है। तो ये आपके हॉस्टल ये वो की लाइफ़ चीज़ें जो जो थी, आपकी जो जिसको आप कह जैसे आप कह रहे हैं कि यतीमखाने में आपको डाला गया और आपकी इब्तदाई तालीम वहाँ से हुई। तो वहाँ पे जो माहौल था, जो एजुकेशनल सिस्टम था, वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर तो होगा आपके लिए जिसने आपको ये सोचने पर मजबूर किया कि आपको अपनी ज़िंदगी को बदलना है। देखिए, वहाँ के आप जो जब असातिज़ा थे। 35 30-35 दूसरे ऐसे नौजवान बच्चों के साथ, बड़े छोटों के साथ आप रहते हैं, जो आप ही की तरह हैं, आप ही की तरह ख्वाब देखते हैं, आप ही की तरह की उनकी ख्वाहिशात हैं और लेकिन पूरी नहीं हो रही। हर कोई ये हुँ, सोचता है, यार मैं ये करना चाहता हूँ, इन छुट्टियों में मैं घर जाऊँगा, तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन जब वापिस आते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ, आपने एन्जॉय ज़रूर किया लेकिन घर जाना खुशी की बात थी होती थी लेकिन आप वो सारी चीज़ें नहीं हासिल कर पाए। तो वो चीज़ें उसी वक़्त से ज़हन में थी कि आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। आपको प्लेट में रखा हुआ कुछ नहीं मिलेगा। आप सोने का हुँ, चमचा लेकर पैदा नहीं हुए। जो हुँ, कुछ भी आपको हासिल करना है उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हुँ, तालीम हासिल करें, उसके बाद मेहनत करें और तभी आप एक मकाम पर पहुँच जाएँगे। तो वो तो ये जज़्बा ना सिर्फ़ मुझे मेरे लिए था बल्कि जो मैं कह रहा हूँ कि 30-35 आप दूसरे नौजवानों के साथ, बच्चों के साथ रहते हैं और हर एक को आप उसी माहौल में देखते हैं, उन्हीं हालात में देखते हैं, तो वो ज़्यादा तकलीफ़देह भी होता है कि यार हम वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, जिनके लिए शायद ये सहूलतें नहीं हैं, ये चीज़ें नहीं हैं। हम बहुत कुछ खाना चाहते हैं, हम बहुत कुछ पहनना चाहते हैं, बहुत कुछ अपने घर में हम खिलौनों के साथ, बहुत अच्छी चीज़ों के साथ खेलना चाहते हैं, लेकिन आपको वो नहीं मिल रही हैं। तो वो हुँ, तो वो फैक्टर राइट फ्रॉम दैट टाइम वो इट वाज़ देयर कि आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी और हुँ, जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तभी हुँ। आप ज़िंदगी की ख़्वाहिशात को पूरा कर पाएँगे। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि इंटरनेशनली लोग बहुत फ़ॉलो करते हैं, वो ये कि अपने बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ नहीं देते। जैसे आपने कहा हुँ, कि आपको हुँ। पता था कि सब कुछ खुद ही करना है। अगर आपको ये सब बिल्कुल, प्लेट में रखा हुआ मिलता, तो जो स्किल्स आपके पास आज हैं, लोगों के साथ मिलने की, डील करने की, मैनेज करने की, वो सब स्किल्स आप में ना होती। तो इन मुश्किल हालात ने शायद, आपको बनाया है। तो क्या वजह है बिल्कुल। कि हमारी जो यूथ है, जो उनमें से अक्सर लोग जो किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से या किसी सोशल प्रॉब्लम से गुज़र रहे होते हैं, वो तमाम मसाइल जिनका आपने सामना किया, तो वो हार जाते हैं। वो अपने अपने हालात के सामने हिम्मत हार जाते हैं और वो हथियार डाल देते हैं और वो कहते हैं कि यही हमारी किस्मत में लिखा है। तो उस यूथ को जो इस वक़्त काफ़ी अपने स्पिरिट्स में लो है, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे, उनको आप एडवाइस देना चाहेंगे? अब्दुर्रहमान साहब मैं अक्सर अभी भी नौजवानों से मिलता हूँ, लोगों से मिलता हुँ, हूँ, बातचीत करते हैं। ख़ास तौर पे जब लोग मेरा बैकग्राउंड जानते हैं, मेरी स्टोरी जानते हैं, जब जान ज जाते हैं और वो मेरी पोज़ीशन देखते हैं, तो कई दफ़ा लोग बिलीव नहीं करते हैं ना, कि यार आप हुँ, किस इस एक जगह से पहुँच के आदमी इस जगह पर पहुँच कर तो लीड कर रहा है। और बहुत सारे सवालात करते हैं, तो मैं अक्सर और बहुत सारे लोग जो जद्दोजहद कर रहे होते हैं, मैं उन्हें ये बात कहता हूँ कि एक तो शॉर्टकट कभी भी नहीं है। हुँ, बिल्कुल। लाखों करोड़ों लोग लॉटरी हासिल कर लेते हैं, एक ही की हुँ, निकलती है, हुँ, ठीक हुँ, है ना? वो जो लॉटरी है वो एक ही की निकलती है, जिसको कहें कि थाली में पड़ा हुआ मिल जाएगा, आप सुबह उठे और आपके लिए कुछ हो गया होगा, ये हुँ, ये बहुत कम लोगों के लिए होता है। सही। बाकी हर एक शख्स को मेहनत करनी पड़ती है। हुँ, आप जद्दोजहद करेंगे और दूसरी बात ये है कि कई दफ़ा जो अभी आपने कहा कि नौजवान बड़ी मेहनत करते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। तो वो हुँ, मेरे ज़हन में फ़ौरन एक आया कि वो कहते हैं ना कि एक शख्स जो है ना वो एक पैर पर खड़ा हुआ था
और उसने कहा कि ये जो मिट्टी है सोना बन जाए, सोना बन जाए, सोना बन जाए, और वो पता नहीं कितने दिन या कितने टाइम तक था, मुझे स्टोरी अच्छी तरह याद नहीं है। लेकिन जो बनने का टाइम था, उस वक़्त वो हिम्मत हार गया और उसने पैर जो है वो क्या कहते हैं नीचे रख दिए। या वो एक स्टोरी एक पिक्चर मैंने देखी थी, एक शख्स जो है वो गार में से जो है ना पहाड़ को काट रहा है, और वो काटते-काटते दूसरी तरफ वो बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, लेकिन वो हिम्मत हार गया। तो मेरी ज़िंदगी का जो फल है, वो ये कि हिम्मत तो कभी नहीं हारनी है। एग्ज़ैक्टली। आप आप अपना ट्रैक को चेंज कर सकते हैं। कई दफ़ा आप सही जगह जा रहे हैं, रोड पर जा रहे हैं, लेकिन आगे से खड्डे आ गए हैं, तो थोड़ा-सा आपको ऑफ ऑफ द ट्रैक होकर रोड से नीचे उतर कर जाना है, लेकिन आपको ट्रैक वही रखना है। एग्ज़ैक्टली। तभी आप और अपनी ये मंज़िल जो पे पहुँच पाएँगे। लॉटरी वाला माइंडसेट है, मतलब जैसे आपने कहा ठीक है, लॉटरी एक शख्स की निकलती है, लेकिन ये लॉटरी वाला माइंडसेट जो है कि हमारे हालात जो है वो एक दिन में बदल जाएँगे, ये माइंडसेट ही ऐसा गलत है। जी, ऐसा नहीं ऐसा होता। नहीं है। और ये बिल्कुल। देखा गया है, मतलब स्टैटिस्टिक्स में कुछ दिनों पहले पढ़ रहा था कि बहुत सारे लोगों पर रिसर्च की गई जिनकी लॉटरी निकली थी, हुँ, और फिर हुँ। उनके हालात देखे गए तो कुछ दिनों बाद जो रकम उन्होंने उस लॉटरी में जीती, वो कुछ दिनों बाद वो सारी रकम वो उनके हाथों से निकल गई। क्योंकि दे वर जी। नॉट रेडी फॉर दिस। उन्होंने अर्न नहीं किया था उसको, और वो बिल्कुल। मिल गई थी। तो जी हाँ। लेकिन जिस तरह आप खुद अपने हालात बदलते हैं, अपनी मुश्किलों से बिल्कुल। लड़ते हैं और फिर आगे आते हैं, तो फिर आप जी हाँ। परसेवियर कर पाते हैं, आप उसको आगे लेकर चल पाते हैं। फिर आपकी बिल्कुल, ज़िंदगी असल मायनों में बदलती है, जैसे आपने अपनी ज़िंदगी बदली है। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। तो अब बात करते हैं आपके इदारे के बारे में। आपका इदारा किस तरह की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा है? हम सब जानते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी पाकिस्तान में, उसको बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जी, इसमें जो आपका इदारा है और आप वो क्या कर रहे हैं, मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन जी, हमारी ऑडियंस को आप बताइए कि आपका जी। इदारा इस समय क्या खिदमात सर अंजाम दे रहा है? अब्दुल साहब, इससे पेशतर मैं आपके सवाल का जवाब दूँ, तो आपने जो भी बात ख़त्म की उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि जी। अ, मुझे इस पोज़ीशन पर पहुँचने के लिए मैं वो शॉर्टकट वाली बात मेरी लॉटरी नहीं निकली है, ठीक है? मुझे एग्ज़ैक्टली। मेहनत करनी पड़ी। मैंने 94 में मैंने मैट्रिक पास किया। बीए करने में मुझे 10 साल लग गए। सही, 2004 में मैंने बीए किया। ठीक है। मैट्रिक की, यतीमखाने से घर आ गया, बड़े ख्वाब थे, मैं बहुत कुछ ये कर लूँगा, ऐसे हो जाएगा, लेकिन जब रियल लाइफ़ में आया तो पता चला कि नहीं, ये तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना? हुँ, बहुत सारे ख्वाब जो है वो आपके टूट गए, लेकिन जो हुँ, एक चीज़ थी कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, और जो है क्या कहते हैं, 2004 में मैंने मैट्रिक किया, लेकिन जो जो मैं इस पोज़ीशन पर बैठा हूँ, 2001 में मुझे हुँ, मेरे पास एक स्कूल की ज़िम्मेदारी आई कराची में, कि हम कुछ दोस्तों ने मिलकर एक सोसाइटी रजिस्टर की। एक हमारे दोस्त थे पाकिस्तानी, नीदरलैंड से, नदीम काज़ी उनका नाम था। वो भी आए थे और उन्होंने कहा कि मैं इस तरह कोई स्कूल गरीब बच्चों के लिए चलाना चाहता हूँ। तो हमने एक ऑर्गनाइज़ेशन जो है वो सेटअप किया। मैं उसका जनरल सेक्रेटरी बना। विदिन 6 मंथ मुझे जो है वो ये ज़िम्मेदारी लेनी पड़ी कि जी जो प्रिंसिपल साहब रखे थे स्कूल चलाने के लिए, वो रिज़ाइन कर गए, क्योंकि वो उतने पैसों में काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम उनको ही वाज़ एक्सपेक्टिंग अ हैंडसम अमाउंट, एंड एट दैट टाइम हम सिर्फ अपने थोड़े से रिसोर्सेज में एक स्कूल के प्रिंसिपल को, 200 बच्चों के स्कूल के प्रिंसिपल को, वी वर ऑफरिंग 2100 रुपीस, हुँ, एंड ही सेड आई कांट, ऑफ़ ठीक है? कोर्स। और हुँ, वो हुँ, खुद, हाँ, एंड आई हैड टू रिजाइन फ्रॉम द फ्रॉम ए बुक शॉप जहां पर मैं काम कर रहा था, और बुक शॉप में मैं आई जॉइन दैट बुक शॉप एज ए सेल्समैन, ठीक है? ठीक और विद इन 4 इयर्स आई वाज असिस्टेंट मैनेजर, है। ग्रोथ, इंटरनेशनल बुक शॉप, सही। ठीक है? हुँ, एंड और वहां से मुझे रिजाइन करना पड़ा कि नहीं, आप आएंगे स्कूल चलाएंगे। तो 2001 अगस्त 17 अगस्त 2001 को हुँ, मुझे जो है वो स्कूल को आके टेक ओवर करना पड़ा, जहां पर हुँ, मेरी सैलरी जो है वो 2100 रुपए थी, और मेरी सही। मिसेज जो है उस वक्त अभी 4 माह हुए थे हमारी शादी को, एंड शी हैड टू आल्सो रिजाइन फ्रॉम हर जॉब, और उनकी सैलरी 1650 रुपए थी। दिस वाज द टोटल अमाउंट, और हमने जो जॉब्स जो है वो हमने छोड़ी थी, वो तकरीबन 10 साढ़े 10 हजार रुपए की थी। सही।
जिस इदारे का आपने मुझे पूछा, जिस पोस्ट का आपने ज़िक्र किया, जिसका मैं अभी बताऊँगा, उस इदारे के उस पोस्ट तक पहुँचने में मुझे 12 साल लगे। ऐसा? सर 2012 में मुझे ये कहा गया कि हम इस इदारे का पाकिस्तान ऑफिस खोलना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में ऑफिस सेटअप हो, अपना ऑफिस हो, इंडिपेंडेंटली वो काम करे, तो वुड यू बी एबल टू कम? और मैं जो कराची में था, कराचीआइट, एंड आई सेड मैं लाहौर में जाके मैं कैसे काम करूंगा? आपके पास लाहौर में बहुत सारे लोग हैं, तकरीबन 25 के करीब इदारे थे जिनको ये इदारा ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान में कोई ऑफिस नहीं था, तो उनमें से मुझे चुना गया। तो जो आपने बात की नौजवानों के लिए, मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए इस पोस्ट के लिए भी मैंने 2001 में मैंने स्कूल का आगाज किया, 2012 मुझे लगे, मेरी नजर इस पोस्ट पर नहीं थी, मेरे तो फरिश्तों में नहीं पता था कि कोई इस तरह की पोस्ट होगी, आएगी, लेकिन जो काम मुझे दिया गया, जो काम मेरे पास था, मैंने उसको ईमानदारी से किया, डेडिकेशन के साथ किया। ख्वाब जरूर थे, और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, इस स्कूल को और पढ़ाएंगे, इस स्कूल तो एक चीज जो इस चीज के साथ मैं कहना चाहता हूँ, एक तो वही बात, शॉर्टकट नहीं होता कभी भी जिंदगी में, वो एक ही की लॉटरी निकलती है, उसके लिए शॉर्टकट होता है, ठीक है। आपको मेहनत करनी है, जो काम आपके पास है अगर आप उसको ईमानदारी, दयानतदारी के साथ करेंगे और खुदा ताला को ये कहेंगे कि मैं हाजिर हूँ इस काम के लिए, ये काम मेरी, क्योंकि मेरी, आपकी और मेरी जिंदगी, जो काम अब्दुल रहमान साहब आप ये कर रहे हैं, ये आपका ख्वाब था, लेकिन इट वाज ए प्लान बाय द लॉर्ड। खुदा ने आपकी जिंदगी में ये प्लान रखा था कि आप ये काम करेंगे, तो आप आज वो काम कर रहे हैं। और आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो काम इससे पहले आपको दिया गया था, आपने ईमानदारी से उस सारे को काम को किया, और फिर आगे वो ब्रांचेस खुलती चली। अच्छा, ये बात बहुत खूबसूरत है कि नेचर आपको खुद प्रमोट कर देती है। मतलब जैसे आपने कहा कि एक हम्बल बिगिनिंग आपकी थी, आपने जो काम आपको असाइन किया एज अ सेल्समैन ऑफ द बुक स्टोर, आपने वो इतनी ईमानदारी से किया कि कुदरत ने, नेचर ने आपको प्रमोट करना चाहा। मैं इस बात पे बहुत बहुत ज्यादा यकीन रखता हूँ कि कभी भी छोटी बिगिनिंग से डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। आपकी बिगिनिंग कम हो सकती है, छोटी हो सकती है, लेकिन अगर आप उसको जस्टिफाई कर दें ईमानदारी से, तो फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर कुदरत अपना रोल प्ले करेगी, कुदरत आपको अगले स्टेज पर ले जाएगी, वो आपके लिए ऐसा मौका जनरेट कर देगी कि आप खुद ब खुद, जैसे आप, ये मौका आपके लिए जनरेट क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपनी पिछली ड्यूटी को ईमानदारी से किया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। कि मतलब ये चीज बहुत ज्यादा एक हमारे लिए रिमाइंडर है कि कभी भी छोटे स्टार्ट से, हम्बल बिगिनिंग से घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। जी, और चूंकि हमारी जिंदगी का मंसूबा खुदा ने खुद सेट किया हुआ है, तो वो हमारे लिए वो ब्रांचेस खुल जाएंगी। ठीक है, हम ख्वाब जरूर देखते हैं कि मुझे ये ख्वाब हासिल करना है, और मेरा ईमान ये है कि मैंने जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हासिल की हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं नहीं हासिल कर पाया, जो मेरे ख्वाब थे। बट व्हाट आई बिलीव इज कि जो चीजें मैंने हासिल की हैं, शायद वो मेरे ख्वाब नहीं थे, वो खुदा का प्लान था। और जो मेरे ख्वाब थे और वो मेरी जात के लिए मुनासिब नहीं थे, मेरे लिए नुकसानदेह थे, खुदा ने मुझे वो नहीं दिए होंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैं काम करना चाहा, मैं जियो न्यूज में मैं इंटरव्यू देने गया कि आई वांटेड टू बी ब्रॉडकास्टर, मैं न्यूज कास्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिला, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए नहीं था। अगर मैं वहां चला जाता तो मैं इस पोस्ट पर नहीं बैठा होता, और खुदा ने मेरे लिए उससे बड़ा काम रखा हुआ था। मैं एक चैनल का एक न्यूज कास्टर बनना चाहता था, खुदा ने मुझे कंट्री हेड बनाना था, और उसने मेरे लिए वो रास्ता रोका। और मैं उस इंटरव्यू से जब मैं आया, और मुझे बहुत, मैं हफ्तों तक मैंने इंतजार किया, एंड आई वाज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, यार क्या मुझे नहीं यहाँ जॉब मिली, मैं इस काम को करना चाहता हूँ। हालांकि मैं स्कूल चला रहा था, मेरा सिर्फ ये था कि चूंकि मुझे स्कूल से इनकम नहीं है, और मैं एक्स्ट्रा काम करूँ, शाम में, रात में जाकर मैं कोई और काम करूँ, बहुत सारी और चीजें मैंने करनी चाहिए, लेकिन जो है मैं नहीं कर पाया। एंड आई बिलीव टुडे कि वो मेरे ख्वाब थे, लेकिन वो खुदा के ख्वाब नहीं थे, उसका प्लान नहीं था, उसने मेरे लिए रास्ता मेरा रोक दिया। लेकिन मुझे उस काम में आगे बढ़ता, जो मैंने हम्बल बिगनिंग की थी, जो काम मुझे दिया गया था, मैं उससे डिसहार्ट नहीं हुआ। एक स्कूल जो 175 बच्चों का स्कूल था, वो मैं 2012 में 645 बच्चों का स्कूल छोड़कर आया, ठीक है। एक टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बनाकर आया, 200 से 250 के करीब बच्चों को मैट्रिक करवा के उन्हें स्कॉलरशिप देकर आया। ये उस छोटे से एक स्कूल के साथ किया, लेकिन उसको ईमानदारी से किया कि हाँ, ख्वाब थे, बहुत सारी चीजें थी, खुदा के सामने रखी, दुआ में भी रखी कि खुदा मैं ये करना चाहता हूँ। बहुत सारी चीजें नहीं मिली, और बहुत सारी चीजें ऐसी मिल गई जिसका आपने ख्वाब ही नहीं देखा था। कंट्री हेड बनने का मैंने ख्वाब ही नहीं देखा था,
लेकिन दैट वाज व्हाट द लॉर्ड्स प्लान. सो मेनी टाइम जब आपकी जिंदगी में जो आप सोचते हैं वो नहीं होता, बिलीव दैट इफ दैट हैज नॉट हैपन, दैट इज नॉट लॉर्ड्स प्लान. खुदा का आपकी जिंदगी में इससे बड़ा मंसूबा है. हम छोटे ख्वाब देख रहे हैं, खुदा बड़ी पिक्चर देख रहा है. एक और फैक्टर आपने उसका ब्रीफली जिक्र किया, वो ये कि हमें अपनी सारी जो ख्वाब हैं उनकी तकमील फौरन चाहिए होती है. मतलब परसिस्टेंस का जो एक एलिमेंट है वो हमारी यूथ में बहुत कम है. अभी रिसेंटली एक यंगस्टर ने मुझे कांटेक्ट किया और अपना अपना जो है प्रोफाइल शेयर किया और मुझे बताया कि मैंने ये किया है और मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे पास ये ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं उनको नहीं करना चाहता क्योंकि उनमें इनकम बहुत कम है. मैं तो ये करना चाहता हूँ और जब तक मुझे ये नहीं मिलेगा मैं तब तक स्टार्ट नहीं करूंगा अपना करियर. तो मतलब फिर मुझे उनको बताना पड़ा उस बहुत ब्रिलियंट बच्चे को कि आप स्टार्ट लेना बहुत जरूरी है. स्टार्ट लोगे तो आप फिर अपनी स्किल्स, अपनी जो सलाहियतें हैं वो खुलेंगी, आपको पता चलेगा कि आपकी स्किल्स क्या हैं. बाज़ औक़ात ये भी होता है जैसे आपने आपने बताया कि आपने सेल्समैन के तौर पे स्टार्ट किया एक बुक स्टोर के अंदर, तो वो एक अलग स्किल सेट था. लेकिन उस दौरान आपने अपनी जो आपकी जो पीपल स्किल्स थी या मैनेजमेंट स्किल्स थी वो आप पर आश्कार हुई, आपको पता चला कि आप में ये स्किल्स मौजूद हैं और आपके आज के रोल में कहीं न कहीं वो तमाम एक्सपीरियंसेस जो स्कूल चलाने का एक्सपीरियंस था, फिर टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर चलाने का एक्सपीरियंस था, इवन बुक्स सेल करने का जो एक्सपीरियंस था, वो कहीं न कहीं काम आ रहा होगा, ऐसा है? ऑफ कोर्स. अरे मेरा काम कम्युनिकेशन है, लोगों से बातचीत करना. मैंने एज ए सेल्समैन जब लोगों से बातचीत करता था, लोग आते थे बुक शॉप में, डिस्काउंट चाहिए, ये चाहिए, या उनको बताना कि ये बुक क्यों जरूरी है आपके लिए, ये चीज क्यों जरूरी है, वो आज मेरे काम आती है. मैं जब लोगों से बार्गेनिंग करता था, आज बुक शॉप से डिस्काउंट लेने में वो चीजें बार्गेनिंग में मुझे मदद मिलती हैं. उन लोगों को जो कम पैसे में काम करना समझते हैं कि नहीं हो पाता, उनको 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 इंस्पायर करना कि नहीं हो सकता है, आप इस काम को कर सकते हैं. अकाउंटिंग, मैं वहाँ पर अकाउंट्स करता था. मुझे आज प्रॉब्लम, मैंने अकाउंटिंग की नहीं है, लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कि मेरा अकाउंटेंट जो है वो मेरा चेहरा देख रहा होता है जब मैं उसे कहता हूँ कि नहीं ये चीज ऐसे कर देनी चाहिए, ये इस तरह कर देनी चाहिए. सो वट एवर इट वॉज देयर. मैं अब्दुल रहमान साहब आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपको कहा कि मैं जियो न्यूज में इंटरव्यू देने गया, मैंने एक दोस्त को जो पिज्जा हट के मैनेजर थे, मैंने उसे कहा कि यार मैं आपकी ब्रांच में शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना चाहता हूँ. वाओ, ओके. क्या करूंगा? मैं आपका मुलाजिम नहीं हूँगा, मैं सिर्फ वो बांध के जो है वो एप्रन, मैं लोगों के टेबल पर बर्तन रखूंगा, खाना खाएंगे, बर्तन उठा दूंगा. दैट इज द ओनली थिंग आई वांट टू डू इट. ओके. व्हाट आई वांट टू, मुझे हम्बल होना है. अच्छा. मैं लोगों की इसके पीछे झिड़कें क्या था? सुनूंगा. क्या सोच थी इसके पीछे? इसके पीछे ये थी कि मैं हम्बल होना चाहता हूँ, मैं लोगों से बातचीत और कैसे इंप्रूव करूं. यस जी, थैंक यू वेरी मच, ओके जी, सॉरी, ये हो गया वो. मैं बर्तन रखूंगा, आई वांट टू बी हम्बल. मैं उनका कचरा उठाऊंगा, मैं हम्बल और होना चाहता हूँ. ठीक है ना, लोगों के सामने मैं गर्दन झुका के बात करना चाहता हूँ. मैं यस सर, जी सर मैं करना चाहता हूँ. दो कि उसने मुझे मुझे ऑफर मेरी कबूल नहीं की. लेकिन ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि बहुत सारे नौजवान मैं आज देखता हूँ, आज भी बहुत सारे नौजवानों से जब मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ गो फॉर अ वॉलंटियर जॉब. लोग कहते हैं ना जब तक पैसे नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे. मैं कहता हूँ भाई आप पैसे देखते हो, लेकिन जो जो मेहनत आप वहां करोगे, वो मेहनत आने वाली जिंदगी में आपके काम आएगी, वो इन पैसों से हजार गुना ज्यादा है. एब्सोल्युटली. आप सीखे, किसी भी जगह आप काम करने जाएंगे. मुझे याद है मैं बुक शॉप में काम करने से पहले एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था, मैं वहाँ पे सीखा भी और इंस्ट्रक्टर भी बना. तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो अक्सर जब लोगों से बात कर रहे होते थे, अकाउंटिंग की क्लासेस भी ले रहे होते थे, तो वो लोगों को, सब स्टूडेंट्स को यही कहते थे कि आने वाला दौर ऐसा आने वाला है कि कभी भी लोग, आप कितनी भी अपनी डिग्रियां लेके चले जाएं, लोग डिग्रीज को साइड पर रख देंगे, बोलेंगे हमें काम करके दिखाओ. मैं भी आज ये करता हूँ. मेरे पास लोग आते थे, मुझे, खैर मेरा तो छोटा सा इदारा है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती मुझे जॉब्स की, लेकिन जब भी कभी जरूरत पड़ती है मैं लोगों के डिग्रीज नहीं देखता हूँ. मैं कहता हूँ अच्छा बेटा ठीक है, आ जाइए, कोई हफ्ता मेरे साथ काम कीजिए, I'll see if you can work. And then, ठीक है. तो ये वॉलंटियर काम करना, काम सीखना, ये कभी भी नुकसान में नहीं जाता है. पैसे नहीं मिल रहे, कम पैसों में काम करते हैं. मैं लोगों को, दोस्तों को ये कहता हूँ, मैं तो फ्री में काम करने को तैयार था और बहुत जगहों पे मैंने किया भी काम. ठीक है, लेकिन वो सारा काम मेरे
जो है वो फ़ायदे में आ रहा है। आज मैं एग्ज़ैक्टली। उसके ऊपर अब मैं समझता हूँ कि अगर मैं किसी हद तक कामयाब हूँ, 8 साल से मैं यहाँ पर हुँ, काम कर रहा हूँ, तो उसकी वजह मेरी हुँ, ज़िंदगी के वो सारे तजुर्बात हैं जो एग्ज़ैक्टली। राइट फ्रॉम द हुँ, स्टूडेंट लाइफ़ मैंने काम किया। और मैं आपको बताऊँ कि हुँ, हॉस्टल में रहना वाज़ नॉट जस्ट आप रह रहे हो, ठीक है ना? हुँ, गोइंग टू द मार्केट, चीज़ें खरीदना, सुबह सुबह 6 बजे उठ के आँखें आधी खुली नहीं, आप हुँ, दूध लेने जा रहे हो, दूध लेकर आ रहे हो, आप एग्ज़ैक्टली। सब्जियाँ लेने जा रहे हो और बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जब तक हम अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं। और शायद मैं ये कहता हूँ कि मैं सेल्फ मेड आदमी अगर इस जगह पर पहुँचा हूँ, तो उसकी वजह एक ये है कि हिम्मत नहीं हारी, पता है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ही काम करना है, मुझे कोई प्लेट में लाकर रख के नहीं देगा। हुँ, और दूसरा, काम छोटा भी मिला मैंने कर लिया, एग्ज़ैक्टली। अच्छा, लेकिन एक और उसको फिर चीज़ जो ईमानदारी से किया, उसको फिर ईमानदारी से किया, उसको फिर अपना काम समझा। हुँ, ये नहीं किया कि मैं हुँ, बुक शॉप में काम कर रहा हूँ और साथ में मैं हुँ, 10 और जगह पे जॉब्स अप्लाई कर बिल्कुल, रहा हूँ, बिल्कुल सही, ठीक है ना? सिंगल माइंडेडली उस काम को माइंडेड, किया आपने। तो स्कूल में काम किया, 12 साल मैंने काम किया, 12 साल मैंने वो हुँ, स्कूल चलाया। हुँ, लेकिन कभी हुँ, नहीं सोचा कि अच्छा मैं इधर भी जॉब करूँ। हाँ, अपनी जॉब के लिए शाम को मैं एक्स्ट्रा पैसे के लिए मैं ज़रूर ढूँढ रहा था कि अच्छा, क्योंकि मेरी इनकम का मैं स्कूल मेरा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं एक्स्ट्रा काम करूँगा। और आप यकीन जानें कि खुदा ने कभी मेरे लिए दूसरी जॉब का रास्ता ही नहीं खोला। मुझे कम हुँ, पैसों में रखा, उसमें हुँ, खुशहाल रखा, लेकिन मुझे हुँ, पार्ट टाइम काम नहीं करने दिया। क्या कि मैं 24 घंटे इसी काम को करूँ और मैं इसको सीखूँ, और शायद वो मुझे तैयार हुँ, कर रहा था खुदा, हुँ। कि मैं इस बड़ी पोस्ट के लिए आऊँ। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट जिसका आपने ज़िक्र किया और मैं चाहता हूँ इस पे हम मज़ीद बात करें, अब वो ये है कि एजुकेशन वर्सेस योर एटीट्यूड या फिर एजुकेशन वर्सेस योर एक्सपीरियंस। जैसे आपने कहा कि आपने बहुत आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ा, अपनी एजुकेशन को अप टू डेट किया और अभी भी आप जो है वो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो एक चीज़ जो इंस्टेंटली समझ में आती है, वो ये कि अ, आपका एटीट्यूड आपकी तरक्की के लिए में ज़्यादा उसने रोल प्ले किया और आपकी एजुकेशन ने कम रोल प्ले किया। और हम आजकल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं और एक्सपीरियंस पर और ट्रेनिंग पर और इंटर्नशिप्स पर बहुत कम फ़ोकस करते हैं। इनफैक्ट हमारी यूथ जो है वो कहीं अगर उनको मौका मिले इंटर्नशिप का और उनको बहुत कम अमाउंट ऑफ़र हो रही हो, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा ऑफ़र हो रहा हो, तो वो इनकार कर देते हैं। वो जी, कहते हैं बिल्कुल। हमें ऐसा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए जिसमें हमें पैसे ना मिल रहे हों। तो ये जो इन ऐसी यूथ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो एजुकेशन पे तो बहुत फ़ोकस कर रही है, लेकिन अपने माइंडसेट पर, अपने एटीट्यूड पर काम करने के लिए तैयार नहीं है? जी हाँ, देखिए, मैंने अब्दुल साहब आके भी एक बात कही कि मेरे एक उस्ताद ने ये कहा था कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के, कि आने वाला वक़्त जो है वो वक़्त होगा जो लोग आपकी डिग्रीज़ को कम देखेंगे। डिग्री सिर्फ़ आपके लिए एक दरवाज़ा ज़रूर खोल देगी हुँ, कि आप उस इंटरव्यू के लिए चले जाएँ, हुँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ मायने रखेगी वो आपका एक्सपीरियंस है। आपकी ट्रू, वर्किंग स्किल्स है, ठीक है? हुँ, आप वो टीचर ट्रेनिंग आप करवाते हैं ना, तो हम अक्सर लोगों को एक बात कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाना नहीं, बच्चों को सिखाना है, ट्रू, हुँ, ठीक है ना? पढ़ाइए नहीं, सिखाइए। तो हुँ, वो सीख कर जब जाएँगे ना, एटीट्यूड, मैं मेरे पास बहुत सारे लोग आएँगे, आए भी हैं मेरे पास बहुत, और आप यकीन जानें कि मैंने एमफिल वाले बंदे की को मैंने जॉब पर नहीं रखा। क्यों? हुँ, एमफिल उसकी डिग्री थी, बट मेरे हुँ, सामने बैठ के जिस अंदाज़ से उसने बात की, मुझे वो बंदा बर्दाश्त नहीं था। मैंने बोला, आई मीन, हुँ, ही विल स्पॉइल माय ऑर्गनाइज़ेशन। ही इज़ हुँ, नॉट फिट फॉर इट, क्योंकि उसको राइट, बोलने का नहीं पता है, उसको हुँ, बैठने के मैनर्स नहीं है। तो ट्रू, वो चीज़ें मेरी डिग्री मुझे नहीं सिखाती है ना। वो हुँ, इंटर्नशिप, आप जाएँगे, आप मेहनत करेंगे, आप सीखेंगे, तो तब ही जो है वो एक बंदा आपको दरवाज़े से अंदर आते ही देखते हुए जो है वो समझ जाएगा। मेरे 1-2 दिन पहले मेरी दोस्त से बात हो रही थी, तो उसने मुझे कहा कि किसी में बच्चे से मैं बात कर रहा था, तो मैं उसे ये कह रहा था कि देखो बेटा, आप कितनी बदतमीज़ी से बात करते हो, लेकिन वो जो बच्चा है ना, वो देखो कितनी तमीज़ के साथ बात करता है, हुँ, ठीक है? तो आप उसके जैसे बनो। उसके लिए सारे रास्ते खुलते चले जाएँगे। क्यों? कि वो तमीज़ से बात करता है, उसको लोगों से बात करना आता है, लेकिन आपका बोलना जो है ना वो अच्छा नहीं है। मैं कल एक बेटी ने मुझे कॉल किया था स्कॉलरशिप के लिए कराची से। मैंने बहुत कोशिश की कि एंड पर जाकर मैं उसको कुछ सबक दूँ, लेकिन मैं नहीं दे पाया हुँ, कि मुझे फ़ोन आया। मैंने स्कॉलरशिप के लिए बात करनी है, आप मुझे स्कॉलरशिप देंगे? मैंने कहा, अच्छा बेटा बताइए प्लीज़। मैं अपनी बात में प्लीज़ भी बात कर रहा था, मैं शुक्रिया भी बात कर रहा था। उसने फ़ोन रखते हुए मुझे थैंक यू तक नहीं कहा, हुँ, ठीक है? हुँ, और बात कहाँ से शुरू की? मुझे स्कॉलरशिप चाहिए।
मैं उसको मुझे बड़ी कोशिश की कि मैं एंड पर उसे कहूँ, लेकिन चूँकि शी हैज़ टू कम बैक, वो मुझे दोबारा कॉल करेगी तो एनी टाइम मैं उसको बताऊँगा कि बेटा अगर फ़ोन करें तो आप सलाम दुआ कीजिए, किससे बात कर रहे हैं? सर क्या आपके पास टाइम है? इस वक़्त कि मैं आपसे बात करूँ, मैं इस सिलसिले में बात करना चाहती हूँ, और आखिर में शुक्रिया के साथ आप कॉल वो करो। और वो जो है एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर रही थी, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि शी वांटेड टू बी अ डॉक्टर, वो क़ाबिल, लेकिन बात नहीं करना आ रही, क्योंकि इंटर कर चुकी हुई है, वो 9-10 की 8 क्लास की तो बच्ची है नहीं है, ठीक है? तो ये एटीट्यूड मीन्स अ लॉट, ठीक है ना? जैसे डिग्री लेके चले जाने से जो है क्या कहते हैं, शायद वो दरवाज़ा तो ज़रूर खोल देगी, लेकिन आगे जब आप बात करें तो मेरे ज़हन में आ रहा था कि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी-अच्छी डिग्रीज़ लेकर, आला नंबर लेकर भी इंटरव्यू पास नहीं हो पाएँगे, और वो घर आकर यही कहेंगे कि मेरे साथ ज़्यादती हो गई, मेरी तो इतनी अच्छी डिग्रीज़ हैं। उनको ये नहीं पता कि इंटरव्यू में आप क्या बोल कर आए हो। लिखकर तो आप चले आए, लिखकर तो जो आपने दे दिया, क्योंकि आपका बोलने का स्टाइल ठीक नहीं है, आप बोल नहीं पा रहे हैं सही, इज़्ज़त और एहतराम के साथ नहीं है, आपका एटीट्यूड उस तरह नहीं है, तो वो तो वहाँ पर नहीं मायने रखता, वहाँ तो आपका राइटिंग जो है ना, वो हमारे तो पाकिस्तान में ये है ना कि जितना ज़्यादा हम अच्छा-अच्छा लिख देंगे, उतने ज़्यादा नंबर आ जाएँगे। लेकिन इंटरव्यू में आप फेल हो जाते हैं। लोग थोड़ी कम आपसे कम डिग्री वाले को भी वो लोग रख लेते हैं, क्योंकि वो एटीट्यूड है। मैंने आपको बताया, मैंने तो रिजेक्ट किया कि उनको मैंने नहीं जॉब पर रखा, और काम पे मैंने इंटर वाले को भी रख लिया, और इंटर वाले को मेहनत करके उसे ये भी करवाया, और उस जॉब के ऊपर मैंने उसको रख लिया, एंड ही इज़ वर्किंग वेरी वेल। बिल्कुल, माइंडसेट पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है हमारी यूथ को। और एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर वो ये है कि हमें काम को, जैसे आपने कहा कि जैसे पढ़ना नहीं है, हमने सीखना है। तो हमारी जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, उसमें सिर्फ़ पढ़ाई पर, यानी कॉन्सेप्ट्स को याद करने पर ज़ोर दिया जाता है। तो बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कि क्या इसमें हमारी एजुकेशनल सिस्टम का भी रोल जो है वो रिवाइज़ होना चाहिए? कि हम काम का एक्सपीरियंस तो देते नहीं हैं बच्चों को, हम सिर्फ़ बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, जिनका रोल हमारी एक्चुअल रियल लाइफ़ में, प्रैक्टिकल लाइफ़ में बहुत कम होता है या ना होने के बराबर होता है। तो एजुकेशनल ऑर्गेनाइज़ेशंस को अ, अगर हम मुख्तलिफ इदारों के साथ लिंक कर दें, जहाँ पे बच्चों को अपनी सलाहियतों को दिखाने का मौका मिले, कम पैसों पर, स्टाइपेंड पर या स्कॉलरशिप पर, तो ये बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। मतलब एम्प्लॉयबिलिटी जो है, बच्चों को जॉब्स मिलने की जो रेशो है, वो कहीं बढ़ जाएगी। बिल्कुल। हाँ जी। अब आई एग्री, मैं आपको बताऊँ, आप बहुत बड़े एलीट स्कूलों में भी चले जाएँ, जहाँ पर वालिदैन हज़ारों रुपए फीस दे रहे हैं, 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार, और वहाँ कई दफ़ा आपको बच्चों को रोड पे कचरा फेंकते हुए भी नज़र आएँगे। बच्चों की लैंग्वेज आपको नज़र आएगी, क्योंकि स्कूल ये समझ रहा है कि मैंने सिर्फ़ ये बुक्स पढ़ानी है। ट्रू। इस बुक के अलावा मेरा इससे ज़्यादा काम नहीं है। ये जो इसके जो एटीट्यूड है ना, इसकी जो शख्सियत है, इसको बिल्ड करना इसके माँ-बाप की ज़िम्मेदारी है। लेकिन एक्चुअली जो है, वो ठीक है कि बच्चा 24 घंटे में से 8 से 4 से साढ़े 4-5 घंटे ही स्कूल में रहता है। बाकी सारा टाइम वो घर पे रहता है। लेकिन वो 4-5-6 घंटे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। आपको पता है, एक हम जब सेशंस लेते हैं, तो मैं टीचर्स को अक्सर एक बात कहता हूँ कि बच्चे माँ-बाप से ज़्यादा आपकी इज़्ज़त करते हैं। ट्रू। उनको माँ-बाप घर रोल पे कुछ मॉडल कहने मानते लगे, हैं। मैं कहता हूँ कि जी माँ-बाप बच्चों को कहना, बेटा ये ऐसे नहीं है, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, नहीं-नहीं, मेरी उस्तानी ने ये कहा है, मेरी टीचर ने ये कहा है, लिहाज़ा वो सच है। बच्चा वो अपने माँ-बाप को नहीं इतना मानता जितना वो टीचर को मानता है। तो वो जो स्कूल का एक माहौल है ना, वो ये एजुकेशन, आई एम सो सॉरी कि हमारे सिस्टम में इस चीज़ के ऊपर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। हम बुक्स खत्म करना चाहते हैं, हम सिलेबस साल में महीनों और दिनों में डिवाइड करके, तो हम सिर्फ़ उसको खत्म करना चाहते हैं, और हम हर वक़्त उसके ऊपर भाग रहे होते हैं, और शायद थोड़ा-सा स्कूल में बहुत वालिदैन को इम्प्रेस करने के लिए या बच्चों को करने के लिए, तो हम कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ डाल देते हैं, स्पोर्ट्स डेज़ कर लेते हैं, फलां कर लेते हैं, ढिमकां कर लेते हैं। लेकिन आप देखें कि स्पोर्ट्स और उस तरह के इवेंट्स के दौरान भी बच्चे जो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तू तड़ा, ये वो सब चीज़ें, वो चीज़ें वो उसका हिस्सा तो है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। और यही वजह है कि आपने भी बहुत दफ़ा मोटरवे पर सफ़र किया, मैंने तो देखा है कि इतनी महँगी-महँगी गाड़ियों के ऊपर से मोटरवे के ऊपर जो है खिड़की खोलकर जो है ना, वो कचरा फेंक दिया जाता है। ठीक एग्ज़ैक्टली। है? एक दफ़ा मैं जाके, तो मैं खुद उठा के वो जो
पार्किंग लॉट थी, उसमें जाके मैं उठाने लगा था, तो मिसेज ने जरा कहा कि नहीं लोग इतना ज्यादा बुरा ना मान लें। तो ये चीजें स्कूल एजुकेशन से ही आएंगी। वालिदैन घर पे कितना भी बच्चों के साथ कर लें, वो उस तरह नहीं हो पाएगा, और जब तक वो नहीं हो पाएगा तो स्कूल में हम जाकर उसको नहीं करेंगे, हम आने वाली नस्ल को, आने वाले लोगों को हम अच्छे लोग नहीं बना पाएंगे, अच्छे शहरी नहीं बना पाएंगे। हम तालीम याफ्ता लोग तो जरूर पैदा कर रहे हैं, लेकिन जो है क्या कहते हैं, मैंने 2004 में जब मैं आगा खान यूनिवर्सिटी से मैं डिप्लोमा इन एजुकेशन कर रहा था, मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, तो उस वक्त हमारे उस्तादों ने एक पिक्चर दिखाई थी, शायद आज भी वो नेट पर मौजूद है, कि एक बच्चा बैग लिए 10th वाले एक स्कूल में इंटर हो रहा है, दूसरी तरफ से गधा निकल रहा है। तो वो तस्वीर जो है वो हमारे सिस्टम के मुतालिक बहुत ज्यादा वो कहती है कि उस बच्चे को आपने डिग्री तो दे दी, लेकिन वो शायद इंसान नहीं बन पाएगा। अच्छा, तो वो एक रिसर्च भी है जो कि एक बुक है, ब्रेक पॉइंट एंड बियॉन्ड, उसमें पब्लिश भी हुई, कि उन्होंने मुख्तलिफ बच्चे जो हैं उन पर ये रिसर्च की, किंडरगार्टन के बच्चे उन्होंने लिए, और उन पर रिसर्च ये की कि बच्चों के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग की स्किल्स होती हैं, यानी वो क्रिएटिवली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो जो इनिशियली वो बच्चों का ग्रुप था, उनमें अप टू 98% ये स्किल थी कि वो क्रिएटिवली सोच सकते थे, डाइवर्जेंटली सोच सकते थे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते थे। उन्हीं बच्चों को रिसर्चर्स ने 5 साल के बाद उसी एक्सरसाइज से मतलब क्रिएटिव थिंकिंग की एक्सपेरिमेंट से गुजारा, तो अब उनकी स्किल्स कम हो चुकी थी, और मजीद 5 साल के बाद स्किल्स कई गुना कम हो चुकी थी, और इवेंचुअली जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हुए तो वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। तो इससे साबित हुआ कि कुदरत ने आपको एक क्रिएटिवली सोचने वाला बच्चा दिया, प्रॉब्लम्स को डाइवर्जेंटली एड्रेस करने वाला और क्रिएटिवली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला, और आपने उसको एक यूनिफॉर्म एजुकेशन से गुजार कर, जो तमाम बच्चों के लिए उनकी स्किल्स डिफरेंट होने के बावजूद आपने उनको एक ही सिस्टम से और एक ही तरह के प्रोसेस से गुजारा, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनकी क्रिएटिव जो सलाहियतें थी वो खत्म हो गई। और जैसे आपने कहा कि एक तरफ से इंसान गया और दूसरी तरफ से गधा, तो ये तो मेटाफोरिकली, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं कंप्लीटली एग्री कि एक बच्चा जो लर्निंग की सलाहियत उसके अंदर मौजूद है पैदाइश से, और आपने उसकी लर्निंग को कुछ टेक्स्ट बुक्स तक महदूद कर दिया, और फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी सोसाइटी में कोई चेंज नहीं है, इन्वेंशंस नहीं है, डिस्कवरीज नहीं है, हम कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, तो ये कैसे होगा जब तक हम कोई अपने उस पे। तो आपके ख्याल में स्कूल्स, जिन स्कूल्स के साथ आप काम कर रहे हैं, उनमें ऐसा क्या चेंज आप लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, माइंडसेट, फिलॉसफी, एटीट्यूड, ये प्रॉब्लम्स एड्रेस हो सकें? जी, तो मेरे ख्याल आपने जो सवाल काफी देर पहले किया था, मैंने कुछ और बात की, हम कहीं और भी निकल गए, तो कम बैक टू माय ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टारफिश पाकिस्तान जो है, उसका विजन और मिशन ये है कि हम कहते हैं गिविंग होप टू द चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान। उन बच्चों को उम्मीद दी जाए जो ये समझते हैं कि इस माशरे में हमारे लिए कोई भी उम्मीद नहीं है। क्रिश्चियन कम्युनिटी पाकिस्तान में अभी तो खैर बहुत माइंडसेट चेंज हो गया, लेकिन हमेशा से चूंकि फाइनेंशियली इकोनॉमिकली बहुत डाउन रहे हैं, और हमेशा वो समझते हैं कि जी हमारे तो हकूक सुल्ब हो जाते हैं, हमें तो हमारे हकूक नहीं मिलते हैं। जो कि हम कहते हैं कि ऐसा 100% ऐसा नहीं है, और बहुत सारी स्टोरीज हैं जिन लोगों ने मेहनत की, उन्होंने अपना मकाम हासिल किया। हमें मेहनत करनी है, हमें तालीम हासिल करनी है। तालीम के बगैर हम कहीं भी माशरे में खड़े नहीं हो पाएंगे। आज आप अपने इस प्रोग्राम में मुझे बुला रहे हैं, आप मुझे अपने कंधे के साथ खड़ा करके, मैं आपके कंधे के साथ कंधा मिला के, तो मैं लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूँ, एंड दैट इज ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन। वरना एक खाकरोब का बेटा शायद खाकरोब ही बन जाता, ठीक है, लेकिन वो तालीम थी जो जिसने मुझे वो मकाम दिया, जिसने मेरे लिए वो दरवाजे खोले। तो ये चीज हम स्टारफिश पाकिस्तान के जरिए अपने उन क्रिश्चियन बच्चों को उम्मीद दिलाना चाहते हैं कि आपके लिए बहुत बड़ा दरवाजे खुले, आप अपने बड़े बड़े ख्वाब देखिए, लेकिन वो सारे ख्वाब तालीम के जरिए हासिल होंगे, और वो तालीम के लिए हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी जरूरियात को पूरा कर सकें। इसके लिए हम पाकिस्तान के जो पसमानदा इलाके हैं, जहाँ जहाँ लोग अपनी मदद आपके तहत उन्होंने स्कूल खोले हुए थे या खोले हुए हैं, हम उनके साथ खड़े होते हैं। हम कोई अपना स्कूल नहीं चलाते, पाकिस्तान में एक भी हमारा अपना इदारा नहीं, मासवा हमारे इदारे के
क्यों? कि हम इस वक़्त कोई 57 डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशंस के साथ काम करते हैं, जो अपने-अपने स्कूल्स हैं, गली, मोहल्ले, गाँव, देहात में, भट्टों पर, छोटे-छोटे शहरों में, बस्तियों में लोगों ने अपनी मदद आपके तहत स्कूल खोले कि हमारे इलाके में हमारे बच्चों के लिए तालीम के मौके नहीं है, तो हम इनको तालीम देना चाहते हैं। तो हम ऐसे उन हीरो और हीरोइन्स के साथ जो है वो खड़े होते हैं। अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, ज़ाहिर है अनलिमिटेड फंड्स तो होते नहीं है, कोई भी हुकूमत अपनी अवाम को की सारी ज़रूरियात नहीं पूरी कर सकती, तो हमारी जैसी एक छोटी-सी तंज़ीम तो पूरे पाकिस्तान के क्रिश्चियंस के हालात को नहीं बदल सकती, लेकिन हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हम अपना हिस्सा डालें कि जहाँ तक हम कर सकते हैं, जहाँ तक जिन लोगों के साथ हम खड़े हो सकते हैं, हम उनके साथ खड़े हों। फिर दूसरी बात ये कि स्कूल को सपोर्ट करना, टीचर्स की तनख्वाहें देना, स्कूल के फर्नीचर, बुक्स वो सारी चीज़ें देने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि वो ही, मकसद ये है कि जब वो बच्चा वहाँ आए तो वो सीख क्या रहा है। मकसद ये है कि जब वो वहाँ आए तो वो एक अच्छा पाकिस्तानी शहरी बनकर जाए। ठीक है? ना सिर्फ ये है कि वो किताबें लेकर गधा बन के दूसरी तरफ निकल गया। तो उसके लिए जो बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है इस तरह के स्कूलों में ट्रेन्ड टीचर्स नहीं होते हैं, तो हम टीचर्स ट्रेनिंग करते हैं। टीचर्स के ज़रिए काम कर रहे होते हैं। टीचर्स को जब हम ट्रेनिंग पर लाते हैं तो दैट इज़ हाउ जो हमारा सिलेबस या जो हमारे ट्रेनर्स हैं, जब वो ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, तो इसी माइंडसेट के साथ दे रहे होते हैं कि ये हमारे हीरोज़ हैं, ये वो चेंज एजेंट्स ऑफ चेंज हैं। कि जिन्होंने वापिस जाकर तो जो है महरूम तबके के बच्चों को जब तालीम देनी है तो उन्होंने उनको इंस्पायर भी करना है, ठीक है ना? उनका माइंडसेट भी चेंज करना है कि आप मुश्किल हालात में भी आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ आप एक अच्छे इंसान भी बनेंगे। तो I mean, there are so many things which are happening within the school through teacher trainings, books, speech competitions, cricket tournaments, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो हम कर रहे होते हैं। और बड़ा जो है वो क्या कहते हैं सोच समझ के सिलेबस भी चूज़ कर रहे होते हैं। दो कि पंजाब टेक्स्ट बुक का ज़्यादा बुक्स हैं, लेकिन साइंस, सोशल स्टडी, रिलीजियस बुक्स, इस तरह की बहुत सारी बुक्स हम चूज़ कर रहे होते हैं, जहाँ पर ये कि बच्चा जो है एक अच्छा इंसान बन जाए। तालीम तो वो ज़रूर मुझे हासिल पता कर लेगा, चला तालीम तो आपके वो जो कहीं भी जाएगा हासिल कर लेगा, लेकिन जब वो इन आप स्कूलों में आए जी, आपका प्लीज़। जो इनिशिएटिव था, सॉरी मैंने आपकी बात काटी, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसका भी ज़िक्र करें और मुझे बहुत खुशी हुई जब जब मुझे पता चला कि जिन बच्चों की एक सर्टेन परसेंटेज होती है, तो वो किस तरह आपसे कॉन्टैक्ट करके अपनी एजुकेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए आप उनको सपोर्ट करते हैं। तो बहुत खुशी हुई कि ऐसे बच्चे जो कि आगे बढ़ना चाहेंगे, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहेंगे, वो आपसे कॉन्टैक्ट करें अपने रिज़ल्ट कार्ड के साथ और आप उनको सपोर्ट करेंगे। तो अपने इस इनिशिएटिव का भी ज़िक्र कीजिएगा वो तमाम सुनने वाले क्रिश्चियन बच्चों के लिए कि अगर उनके एक सर्टेन परसेंटेज वो ले पाते हैं एग्ज़ाम्स में, तो वो किस तरह स्टारफिश से सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। एक तो हमारा जो जो हम ये कहते हैं ना कि जब हम इन बच्चों के साथ खड़े होते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं आप बड़े ख्वाब देखिए। अब ज़ाहिर है कि एक अगर हम एक स्कूल सपोर्ट कर रहे हैं, तो स्कूल हम चला रहे हैं किसी इलाके में, तो वो स्कूल तो मैट्रिक तक ही होगा। तो बच्चा बड़े ख्वाब क्या देखेगा? मैट्रिक के बाद वो कहाँ जाएगा? तो हम हर उस बच्चे के साथ इस वक़्त भी हमारे स्कूलों में कोई 9 साढ़े 9 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि हम इन 9 हज़ार बच्चों के साथ हमारी ये कमिटमेंट है कि वी विल वर्क हार्ड टू प्रोवाइड यू द रिसोर्सेज कि आप मैट्रिक के बाद इंटर करना चाहते हैं, आप इंटर के बाद बीए करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, एमफिल करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, व्हाटएवर यू वांट। अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास। विद इन द रिसोर्सेज try to find the good colleges रीजनेबल जहां पर हम आपको सपोर्ट कर पाए तो आप जरूर जो है जाइए। तो जितने भी बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं, हमारे सपोर्टेड स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके साथ तो 100% हमारी कमिटमेंट है कि आपने कॉलेज में जाना है, आपने यूनिवर्सिटीज में जाना है, वी आर स्टैंडिंग विद यू। ऑफ कोर्स मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि आप अगर एफसी कॉलेज में जाना चाहेंगे तो अनफॉर्चुनेटली मैं वहां नहीं भेज पाऊंगा। क्यों कि एफसी कॉलेज में एक बच्चे की फीस पे करने से तो बेहतर है कि मैं 50 और बच्चों को मैं सपोर्ट करूं। ठीक है, तो वो एक क्राइटेरिया है कि आपके कितने नंबर्स हैं, उन नंबर्स के मुताबिक हम फिर उसको कर देते हैं जी हम तो आपके साथ यहाँ तक खड़े होंगे। और लेकिन इस वक्त भी खुदा का शुक्र है कि पिछले 5-7 सालों से हर साल 200-250 बच्चे 200-250 बच्चे हमारे पास लिस्ट में रहते हैं। ज़ाहिर है किसी को साल में 1 दफ़ा फीस चाहिए होती है, फिर अगले साल फीस चाहिए होती है, कोई किसी को 2 दफ़ा चाहिए होती है, किसी को 4 दफ़ा चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको रेगुलर चाहिए होती है, जैसे टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर है, गुजरांवाला टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर
वहाँ पर बच्चे जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, उनकी हर महीने फीस जानी होती है, जहाँ पर वो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं। हमारे कितने बच्चे वहाँ से 3 साल के डिप्लोमास करके इस वक्त प्रॉपर MS इंजीनियरिंग बच्चे कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक बच्चे ने गुजरात यूनिवर्सिटी से जो है वो इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली है, ठीक है, MBBS लड़का कर रहा है। लाइक जो कर रहा है, मैं कह रहा हूँ इस साल वो फाइनल ईयर दे रहा है, लेकिन एक और बच्ची है जो इस वक्त सेकंड ईयर में है। तो ये हम बहुत सारे बच्चों के साथ करते हैं, लेकिन दूसरे भी बहुत सारे बच्चे जो डिजर्विंग है वो अप्लाई जरूर करते हैं हमारे पास, लेकिन फिर वो ये है अकॉर्डिंग टू द फंड्स और अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, और कई दफा जाहिर है कि हमारी एक कमेटी है तो वो देखती है बच्चे करना कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो एक सिस्टम है उसके मुताबिक एक कमेटी है जो उनकी एप्लीकेशंस को वो देखती है। तो बेशक बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको नहीं पता वो जरूर हमारे ऑफिस में राब्ता करके फॉर्म ले सकते हैं और अप्लाई करें, लेकिन एक प्रोसीजर है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। हमारी प्रायोरिटी उन बच्चों के लिए होती है जो हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे इस वक्त भी 100-150 बच्चे ऐसे हैं जो हमारे स्कूलों से नहीं पढ़कर आए, लेकिन वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में वो स्कॉलरशिप ले रहे हैं, नर्सेज बन रहे हैं, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, MCOM, BCOM, आई मीन डिफरेंट। आज के दौर में जो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, आई थिंक तो कोई ऐसा कोर्स नहीं होगा जहां पर हम स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं। लेकिन उसके अलावा एक और चीज है जो हम इनिशिएटिव हमने लिया हुआ है, वो क्या कि पिछले 4-5 सालों से हम करते हैं। इस साल चूंकि जाहिर है कि वो एग्जाम ही नहीं हुए, उस तरह नहीं हुआ, तो इस तरह वो है नहीं है, और हम सैड है कि हम कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं कि जो क्रिश्चियन बच्चे 70% एंड अबव मार्क्स लेते हैं, हम उनको अवार्ड्स देते हैं, क्योंकि वी वांट टू इंस्पायर देम, कि ये वो बच्चे जो महरूम तबके से आए, जो ये समझते हैं कि इस माशरे में हमारा कोई मकाम नहीं है और उन्होंने वो मकाम हासिल कर लिया है, हम उन्हें कहते हैं कि देखा, दिस इज द प्रूफ कि इसी माशरे में रहकर आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे। टू इंस्पायर देम, शाबाश देने, थपकी देने के लिए कि बेटा वेल डन, यू हैव डन समथिंग, नाउ अभी आपके लिए और बहुत सारे मौके हैं। तो we go to different cities, पाकिस्तान के 5 डिफरेंट सिटीज में हम जाते थे और वहां पर क्लस्टर्स में जाकर हम प्रोग्राम्स करते हैं। तो पिछले साल भी हमने कोई 350 से 450 बच्चों को अवार्ड्स दिए, 70 to 79% हम मेडल देते हैं, 80 to 89% बच्चों को हम शील्ड देते हैं, 90 एंड अबव परसेंटेज के जो बच्चे हैं हम उन्हें शील्ड भी देते हैं और 5000 कैश प्राइज भी देते हैं, ठीक। और ये वो परसेंटेज वाले बच्चे हैं जिनको हमें पता है कि इनको स्कॉलरशिप की उस तरह जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर वहां पर स्कॉलरशिप मिल जाती हैं। तो ये तो वैसे ही बहुत ज़हीन बच्चे हैं, स्कॉलरशिप इनको मिल जाती है, तो शायद उनको पैसों की जरूरत नहीं होती है हमारी तरफ से। बट व्हाट वी वांट टू टेल देम, वेल डन, यू हैव डन समथिंग, और इसी जगह रहकर आप आगे भी जा सकते हैं, आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ जो है ना अपनी तालीम को जारी रखो। तो हम उन्हें शाबाश देते हैं। आपकी लाइफ भी उनके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। अगर आप अपनी खुद उनके सामने खड़े हो जाइए और अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करें, तो यही उनके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि जब आप इतने मुश्किल हालात से गुजर के इस जगह पर पहुंच सकते हैं, तो वो भी। अच्छा, एक चीज, एक कंपैरिजन, ग्रोइंग अप, आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज थी, आपके पास जो फैसिलिटीज थी आगे बढ़ने के लिए, आप क्या देखते हैं कि अब एक क्रिश्चियन बच्चा जो हमारी सोसाइटी में मौजूद है, जो पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, अपना मकाम बनाना चाहता है, has situation become better for him, for that child, या वो वैसे ही है? नहीं, इट्स मच 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 बेटर। मैं जब यहाँ पर आकर बच्चों को मैं देखता हूँ कि आप ये देखें कि मेरे पास एक बच्चा आता है और मैं उसे कहता हूँ बेटा आपने मैट्रिक पास कर लिया और आगे स्कॉलरशिप के लिए आता है, आगे क्या करना है? तो इंटर में दाखिला लेना है, लेकिन मैंने कहा टारगेट क्या है? कैन यू बिलीव कि वो बच्चा कहता है कि मैं what he says, engineer for oil something, ऑयल टेक्नोलॉजी में जाना चाहता हूँ। इट वाज, और मैं अब्दुल रहमान आपको बताऊं वो बच्चा क्या, वो दिन में फर्नीचर पॉलिश करता था, शाम में एक एकेडमी में बैठ के तो वो पढ़ता था, एंड ही गॉट 90% मार्क्स, ठीक है, ठीक है ना। और वो ऑयल की टेक्नोलॉजी में जाना, वो तो सर मैंने देखा है कि मैं उसमें मैं जाना चाहता हूँ। तो आई मीन ये चीज मुझे ये बताती है कि आपके लिए मौके हैं, आप आगे जा सकते हो, बच्चों को पता भी है। मैंने कहा कि आज बच्चे MBBS भी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में भी जा रहे हैं,
जो है डिप्लोमास कर रहे हैं, बहुत सारे, सिर्फ मैं तो ये कहता हूँ, हम तो एक स्टारफिश पाकिस्तान एक बहुत छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, देयर आर मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। मैं एक और क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूँ जो हम कहते हैं कि हम 57 स्कूलों के साथ काम करते हैं, वो बात करते हैं कि हम तो 100 प्लस स्कूलों के साथ काम करते हैं। तो आप ये देखें, 57 मैं कर रहा हूँ, 100 प्लस वो कर रहे हैं, एंड देयर आर सो मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन वो जा रहे हैं। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि हमारे लोगों का जो गांव देहात के में जो लोग हैं, उनके एक्सपीरियंसेस सिटी के लोगों से जरा डिफरेंट है। मैं जब कराची से लाहौर आया, तो मैंने आकर जब यहाँ से 8 साल पहले लोगों को सुना, तो एवरीबॉडी यूज्ड टू टेल मी कि यार बी केयरफुल टॉकिंग टू द अदर नेशंस, यू नो, बी केयरफुल। एंड मैं उन्हें देखता था कि यार ये क्या बात करते हैं, बिकॉज आई केम फ्रॉम कराची, मेरा एक्सपीरियंस तो कुछ और था, ठीक है, और मेरे लिए वो चीज समझना बड़ा मुश्किल था, ठीक। लेकिन वो इलाके की बात होती है, लेकिन आई बिलीव कि आज जो है, जो आपने कहा, इट्स टोटली डिफरेंट। आई बिलीव कि देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली, पंजाब गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन में कोटा रख दिया कि क्रिश्चियन बच्चे भी जो है वो मुकाम हासिल करें। हमारे बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब्स में भी कोटा है, सीएसएस में कोटा है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में कोटा है आपके लिए। मैं अभी तक जिन लोगों को जानता हूं जिन्होंने सीएसएस या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब्स हासिल की, मेजॉरिटी ऑफ देम मेरिट बेस पर आए। तो हमारा कोटा जो है वो लैप्स हो जाता है, कोटे वाली चीज चली जाती है। तो अपॉर्चुनिटीज तो हर जगह है और लोग जा भी रहे हैं। आप ये देखिए कि 9,500 बच्चों को हम तालीम दे रहे हैं, विच इज नथिंग, आटे में नमक के बराबर है, ठीक। और जो है 200-250 बच्चों को हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं, और लोगों का माइंडसेट भी बहुत ज्यादा खुल गया, पता चल गया तालीम के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, तालीम जरूरी है। भट्टों पर काम करने वाले लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और उनके लिए फैसिलिटीज हैं। सो आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। लोग हिम्मत ना हारें, मेहनत करें तो वो आगे बढ़ जाएंगे। तो जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको हासिल करें। एग्जैक्टली मतलब अगर कोई काम करने वाला है, कोई पढ़ने वाला है, मेहनत करने वाला है, तो उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों तक ये अपॉर्चुनिटी का पैगाम पहुंचाना कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से भी जिंदगी में पीछे रह सकते हैं, क्योंकि उनको राह दिखाना भी तो किसी का काम है ना, कि किसी शख्स को जो काम कर सकता है, पढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है, जॉब हासिल कर सकता है, उसको सही रास्ता दिखाना। तो मेरा ख्याल है कि हमें ये अपना रोल जो है वो प्ले करना है। और आपने कहा कि ये आटे में नमक के बराबर है। मैं समझता हूँ 9,500 बच्चों की फ्यूचर को चेंज करना और उनके ज़रिए उनके ख़ानदानों के फ्यूचर को चेंज करना, मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी चीज़ है, एंड आई एप्रिशिएट यू फॉर दिस। और आपकी जो स्टोरी है उसने मुझे और जितने लोगों को मैं जानता हूँ बहुत इंस्पायर किया, और अब ये जो लोग वीडियो देखेंगे बाद में या जिन्होंने जॉइन किया हमें, उनको भी इंस्पायर किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आखिर में कोई फाइनल पैगाम जो आप पाकिस्तानी बच्चों को, स्पेशली क्रिश्चियन बच्चों को जो मुश्किल हालात में हैं, फाइनेंशियल और सोशल, उनको आप फाइनल पैगाम क्या देना चाहेंगे? हाँ, मेरा ख्याल है मेरा फाइनल पैगाम वो एक ही, वो जो सारी बातें हम कर रहे हैं कि बड़े ख्वाब जरूर देखिए। ख्वाब देखेंगे तो पूरे होंगे, ख्वाब देखेंगे तो पूरे कहाँ से होंगे। पहली बात तो ख्वाब देखने के ऊपर तो पाबंदी ही नहीं है, आप बड़े ख्वाब देखिए, रसा खुद बना लेगा। वो बड़े ख्वाब अगर आपके लिए नुकसानदेह हैं तो वो कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि आपको नुकसान पहुंचे। वो आपकी जिंदगी के लिए गलत मंसूबे बनाएगा नहीं, नुकसानदेह मंसूबे नहीं बनाएगा, तो जो बेस्ट है वो आपको जरूर मिलेगा। और मेहनत कीजिए, तालीम जरूर हासिल कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मौके आपको मिलते चले जाएंगे। मेरे जैसा बच्चा जिसने बाप को नहीं देखा, रोड पे झाड़ू लगाने वाली माँ यतीम खाने में जाता है। मैंने तो अभी स्टोरी मैंने नहीं सुनाई, मैंने अब्दुल रहमान, मैंने तो पाकोला कंपनी में, पेप्सी कंपनी में ट्रकों में ट्रक लोड अनलोड भी किए हैं रात में, ठीक है। मैंने अपनी माँ के साथ रोड पे झाड़ू भी लगाया। मैं सुबह 4 बजे जाकर रोड पे, या आपके जो रोडों पे खाकरों काम कर रहे होते हैं आप उनको देखिए, उसको सुबह 4 बजे जाकर मैं रोड पे झाड़ू लगा के कचरा अपने सर पे रख के, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ मेरे बाल शायद इसीलिए चले गए, वो कचरा रख के 500 मीटर दूर आप जाके कचरा डंप करके आते हैं। नॉट क्वाइट रेगुलरली, जब मेरी माँ बीमार होती थी मुझे पता था कि उसकी जो है वो दिहाड़ी कट जाएगी, तो आई यूज्ड टू गो। मेहनत से मत कतराइए,
रास्ता खुद बनता चला जाएगा। नेचर जो आपने आगे बड़ा अच्छा खूबसूरत कहा कि नेचर आपके लिए रास्ते सारे खोलती चली जाएगी, और जो काम आपको मिले, जो भी मिले कर लीजिए और ईमानदारी से कीजिए, ठीक है ना। जो पैसे मिल रहे हैं ना, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि भाई मैं तो अपने बच्चों को हक हलाल के पैसे खिलाता हूँ, जितने पैसे मिलते हैं मैं उससे 2 गुना मेहनत करता हूँ, ताकि मुझे तसल्ली ये रहे कि मुझे जो पैसे दिए गए हैं, मेरी जो सैलरी है, मैंने उससे ज्यादा मेहनत की है, मुझे मेरे जो है हक हलाल के पैसे मिले हैं। और जो है ये सब आप काम करेंगे तो खुदा आपकी मदद जरूर करेगा और रास्ते जरूर खोलेगा। पाकिस्तान में बेशुमार ऐसी स्टोरीज हैं, अगर आप इर्द गिर्द देखें तो आपको पता चलेगा लोग कामयाबी हासिल की है, लोग कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, और आप में से बहुत सारे लोग कामयाबियां हासिल करेंगे। सिर्फ वो ही करेंगे जो मेहनत करेंगे, अपने आप पर, अपनी जात पर भरोसा करेंगे, काम में डंडी नहीं मारेंगे, और मेहनत से काम करते रहेंगे तो रास्ते खुद ही बनते चले जाएंगे। बिल्कुल, And थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। last thing, I always say I'm a proud Pakistani Christian. Be a proud Pakistani Christian. Yes, absolutely. और मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ क्रिश्चियन कम्युनिटी से जो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी फील्ड में बहुत नाम पैदा कर रहे हैं, और मैं उनको ये एनकरेज करता हूँ कि वो ऐसे क्रिश्चियन बच्चों के साथ जो कि नहीं आगे बढ़ पा रहे, उनको सपोर्ट करें, हेल्प करें, उनको आगे बढ़ने में मदद करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमें सहर भट्ट और अतिया खुर्शीद ने बहुत काइंड वर्ड्स जो है वो लिखकर भेजे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और भी बहुत सारे अच्छे वर्ड्स हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वंस अगेन आपके टाइम के लिए, और अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई होप कि जो लोग इसको देखेंगे वो इससे इंस्पायर होंगे, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की जो एक लगन है उसको जारी रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक I यू, hope so. और Thank you थैंक्स very टू much. ऑल द पीपल हु जॉइंड अस। ओके जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज. Thank you.